हूं तो ब्रीफ में जल्दी जल्दी कुछ बातें देना चाहता हूं। दूसरी बात, ये बात सही है कि राजनीति मुश्किल है, जैसा विशाल जी ने भी कहा। मैंने किताब लिखी राजनीति पर, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, और सच में नहीं है। और उसका जो शीर्षक भी लिखा बिल्कुल यही लाइन है, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, पायलट बनिए, टीचर बनिए, राजनेता मत बनिए। अपना घर फूंक कर तमाशा देखने का क्षेत्र है राजनीति। अब दो बातें विरोधाभासी हो रही हैं। एक तरफ मैं कहता हूं राजनीति में आओ, और एक तरफ मैं कह रहा हूं राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। तो मुझसे एक बड़ी सभा में, बेंगलोर में मीटिंग थी, 500 से ज्यादा लोग आए थे। उन्होंने कहा सर एक बात बताइए, एक तरफ कहते हैं राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, और दूसरी तरफ कहते हैं राजनीति में आओ, ये दोनों तो विरोधाभासी बातें हैं। मैंने नहीं, विरोधाभासी नहीं, बात को कहने के ढंग अलग है, बात एक ही है। कहते कैसे? मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति में तुम आओ, लेकिन दिमाग में ये डाल कर आना राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। अपना घर फूकना पड़ेगा साहब। तो पढ़ना वो किताब यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, इंटरनेट पर मिल जाएगी, मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, ऑडियो बुक में मिल जाएगी, हार्ड कॉपी मिल जाएगी। पढ़ना, उसको सुनना, उसमें पता चलेगा कि राजनेता आम इंसानों से कितना अलग है। और क्यों कहता हूं कि राजनीति में आओ या आना पड़ेगा? हर युग का एक युग धर्म होता है। पिछले युग का युग धर्म था धर्म की रक्षा करना, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आए थे उस धर्म में, धर्म की रक्षा करने के लिए उस युग में, क्योंकि उस युग में धर्म को हानि हो रही थी। उस युग का युग धर्म की रक्षा करना था। इस युग का युग धर्म राजनीति है। अगर आप राजनीति को सुधार देंगे, यकीन मानिए सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि समस्या राजनीति है और समाधान भी राजनीति से ही निकलेगा। हर समस्या, जो भी आज समाज में समस्या देख रहे हो, चाहे वो व्यापार का कम होना हो, बेरोजगारी हो, अच्छी शिक्षा का ना होना हो, संस्कारों की कमी होना हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति जिम्मेदार है। अब आप कहें कैसे? 2-3 उदाहरण देता हूं। अगर सब पढ़ लिख गए तो तुम धर्म जाति के आधार पर बंटोगे? धर्म जाति के आधार पर भेदभाव करोगे? नहीं करोगे। तो लोगों को अनपढ़ रखा जाए ताकि इनको धर्म और जाति के नाम पर लड़वाते रखा जाए, अपनी रोटियां सेकते रहें। और मैं किसी नेता या किसी पार्टी के लिए बात कर रहा हूं, सभी का काम है। राजनीति का फील्ड ऐसा हो गया कि जब जिसको जितना मौका मिला उसने जनता को पीछे कर दिया। और ये फेलियर है, ये अचीवमेंट नहीं है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश के आजाद होने के 70 साल बाद ये कहना पड़े कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये अचीवमेंट नहीं है, ये फेलियर है। 70 साल का फेलियर है। और उसमें आपने भी हाथ धो लिए, 10 साल आपके भी हैं। 80 साल में हम लोगों को इतने भी आत्मनिर्भर नहीं बना पाए कि वो अपने राशन के लिए तो कम से कम सरकार पर निर्भर ना रहे। और 5 किलो राशन कितने का? 200 रुपए, 400 रुपए का। क्योंकि हमने शिक्षा सही नहीं दी, हमने अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं बनाए। हमारे बच्चे जाएंगे कहां? और क्योंकि कम स्कूल कॉलेज होंगे तो अमीरों के बच्चे तो पढ़ जाएंगे, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, और फिर वो वहीं लगा देगा। जब धर्म और जाति के नाम पर दंगे होते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगे होते हैं, आपने किसी एमएनसी कंपनी में 1 करोड़ रुपए सैलरी वाले बंदे को जाते नहीं देखा होगा दंगों में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और वो नेता जो तुम्हें कहते हैं तुम्हारा धर्म खतरे में है, मैं बता देना चाहता हूं, जब कोई राजनेता कहे तुम्हारा धर्म खतरे में है, समझ लेना तुम्हारा धर्म नहीं, उसकी कुर्सी खतरे में है। बात कुर्सी की कर रहा है, धर्म की नहीं कर रहा। हाँ, बोल नहीं सकता मेरी कुर्सी खतरे में, तो क्या बोलेगा? तुम्हारा धर्म खतरे में है, ताकि तुम अपना ध्यान धर्म पर लगाओ, मेरी कुर्सी के खतरे को भूल जाओ। और कई राजनेता तो इतने शातिर हैं, वो सत्ता में आते ही तुम्हारे धर्म को खतरे में डाल देते हैं, ताकि तुम धर्म के खतरे में उलझे रहो और उनकी सत्ता मलाई चलती रहे। तुम अपना धर्म निभाओ, अपना धर्म निभाओ। बाद में 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद
आने वाली पीढ़ी बोलेगी ये हुआ क्या हमारे साथ, ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमें बांट दिया गया, उस नेता को कुर्सी मिल गई, वो नेता सत्ता में चला गया, हमारा क्या हुआ। लेकिन जब आंख खुलेगी तब बहुत लेट हो जाओगे। और किसी एक पार्टी एक नेता की नहीं, हर नेता की। जब भी कोई नेता कहे कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, समझ लेना बात धर्म की नहीं है, बात कुर्सी की है, धर्म की कोई बात नहीं इसमें। और सीधी सी बात भी है, अगर नेता धर्म की बात कर रहा है तो उसे किसी मंदिर या मस्जिद का इमाम बना दो, मंदिर का पुरोहित बना दो, उसको बोला अब जाके तू धर्म की रक्षा कर, कुर्सी छोड़ दे। तब वो अपनी असलियत दिखाओ, नहीं कुर्सी कैसे छोड़ दूंगा। अरे भाई तू ही तो कह रहा था धर्म के लिए आओ, तो धर्म का काम करना भाई, मंदिर का पुरोहित बन जा, मस्जिद का इमाम बन जा, फिर उसका असली रंग तुम्हारे सामने आएगा। और एक्सपोज करना पड़ेगा इन नेताओं को, और इसके लिए अच्छे लोगों को जाना पड़ेगा। और जाना कैसे पड़ेगा, पहले कीचड़ में उतरना पड़ेगा साहब। हाँ कपड़े गंदे होंगे, मेरी व्हाइट शर्ट है, गंदी ना हो जाए, मैं नहीं उतरूंगा, तो मैं नहीं उतरूंगा तो कभी कीचड़ साफ नहीं होगी साहब। समस्या क्या है, देश का एक एक घर, एक एक व्यक्ति चाहता है देश का एक एक बच्चा भगत सिंह बने। पड़ोसी के घर में मेरा तो आईएएस बनेगा, मेरा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पड़ोसी का इसको भगत सिंह बना दो, मरवा दो इसे। मैंने तय किया अगर इस देश में कोई बच्चा भगत सिंह बनेगा तो सबसे पहले मेरा बेटा बनेगा। और तय करो, सब लोग तय करो कि भगत सिंह बनेगा तो मेरा बेटा बनेगा। मैं लिख कर दे सकता हूं, किसी भगत सिंह को फांसी पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। बस संगठित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, सही को सही और गलत को गलत कहना पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति मेरे धर्म का है, मेरी जाति का है, मैं उसका विरोध इसलिए ना करूं क्योंकि वो मेरे धर्म जाति का है और वो गलत करता रहे, इसको स्वीकार नहीं करेगा। अगर गलत करेगा तो चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, मैं खुलकर उसका विरोध करूंगा। और सही करेगा तो चाहे मेरे धर्म का है कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसका साथ दूंगा। जब ये विचार आएगा तो देश के हर नागरिक में ये भारतीयता का विचार आएगा। मेरा नाम बताया ना, शाहनवाज चौधरी भारतीय। मैंने भारतीयता की मुहिम शुरू करी कि भाई जाति तो सभी लगाते हैं, जाति से बड़ी चीज भारतीयता है, सब जोड़ लो। शुरू करा, देखा देखिए आज 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने नाम के साथ भारतीय लगा दिया। राजीव सिंह कुशवाहा भारतीय, विशाल बदानी भारतीय, और कई लोगों ने तो अपने बच्चों के नाम में फखरुद्दीन अली अहमद भारतीय। और बताते हैं हम ये क्यों भाई, भारतीय तो है। और कई लोग कहते भारतीय तो हम जन्म से ही है, मतलब जो ये नाम के पीछे लगाते हो शर्मा जी, गुप्ता जी, ये जन्म से नहीं होगा, ये बाद में होगा। कहीं ये भी जन्म से, वो भी हटा दो फिर, क्योंकि कीड़ा अंदर बहुत गहरे से गया हुआ है ना, तो डबल डोज वैक्सीन लगानी पड़ेगी, सिंगल डोज से काम नहीं चलेगा। लेकिन शुरुआत किससे होगी? मैं दूसरों को कहता रहा हूं आप करिए, मैं ना करूं, नहीं, मैं शुरुआत अपने आप से करूंगा। मैंने शुरू किया और भारतीयता की शपथ दिलाई। शपथ क्या है? मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा और मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द लगाऊंगा। कई लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है, नहीं सर मैं तो जोड़ने की बात कर सकता हूं, मैं तोड़ने की बात नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें सच्चाई बता सकता हूं कि ये राजनेता आएंगे तुम्हारे बीच में और ये जाति धर्म करते रहेंगे। तुमने जैसे ही पलटकर पूछ लिया, जब भी कोई राजनेता धर्म की बात करे तुम बोलो धंधे की बात कर, भाग जाएगा। अब ये तो विरोधी है हमारा। जैसे वो जाति की बात करने लगे, उसको बोले जातिवादी की बात मत कर, हम देख लेंगे, हमने अपने समाज के लिए क्या करना है, तू बता तू क्या करेगा हमारे क्षेत्र के लिए। और जब इस स्तर पर बात करेंगे तो बड़ा बदलाव आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा। और मैं क्यों कहता हूं कि समाज में से अच्छे लोग आने चाहिए, क्योंकि मैं नहीं कहता, आचार्य चाणक्य ने कहा। आचार्य चाणक्य कहते हैं किसी भी समाज को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान उस समाज के पढ़े लिखे युवा बुद्धिजीवी वर्ग का होता है। देखो यहाँ पढ़े लिखे भी बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं, तो संस्था ही बुद्धिजीवियों की संस्था है भाई। बताया गया उनके बारे में कि बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर।
किसी भी समाज को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान उस समाज के पढ़े लिखे युवा बुद्धिजीवी उस वर्ग का होता है जो ये कहता है मुझे राजनीति से नफरत है, और ऐसा कहकर वो अपने से कम काबिल लोगों को अपने ऊपर राज करने का एक अवसर दे देता है। कितनी मूर्खता है ना। यहां बैठे होंगे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, वो जाकर के वोट देंगे 12th पास को ये सोचकर ये मेरे बच्चों का भविष्य सही कर देगा, नहीं कर पाएगा, आगे आना पड़ेगा। अब कई लोग कहेंगे साहब मेरा घर कौन चलाएगा, मेरी जिम्मेदारी कौन देखेगा। हाँ, ये देश भी तो हमारा घर है, कुछ लोगों को निकलना पड़ेगा। भगत सिंह भी तो सोच सकते थे ना कि मेरी शादी होने वाली है, मेरे माँ बाप है, कौन संभालेगा। उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा देश के लिए। और जब भगत सिंह फांसी पर चढ़ रहे थे ना, सबने मना किया भगत सिंह फांसी पर मत चढ़ो, माफी मांग लो। अंग्रेज कहते थे भगत सिंह सिर्फ एक बार ये लिख दे मुझसे गलती हो गई, हम भगत सिंह की फांसी माफ कर देंगे। गांधी जी ने भी कहा, सबने कहा, उनके परिवार के उनके चाचा ने कहा कि भगत सिंह लिख दो, जीवन बच जाएगा। भी बहुत जीवन पड़ा है, और तुम्हारी इस फांसी चढ़ने से देश आजाद होने वाला नहीं है। और सोचना उस 23 साल के क्रांतिकारी के मन में क्या चल रहा है। उसने क्या जवाब दिया, नाराज हो गया अपने चाचा जी से, अपने उन सारे लोगों से नाराज हो गया जिन्होंने माफी के लिए कहा। उसने जवाब दिया मुझे पता है मेरे फांसी चढ़ने से देश आजाद नहीं होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरे इस फांसी चढ़ने के बाद अंग्रेजों को समझ आ जाएगा कि ये इंडियन अलग मिट्टी के बने हैं, ये झुकने वाले नहीं है, ये रुकने वाले नहीं है, ये जान गंवा देंगे, गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। वो भी इंसान थे और इतिहास